स्टूडेंट्स, मैं रूबी सिंगाठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 8 का एसएसटी का इतिहास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। अगर देखा जाए तो आपकी जो क्लास 8 है उसमें जो इतिहास की जो बुक है उसका नाम बेसिकली इतिहास नहीं है, उसका नाम है हमारा अतीत, यानी हमारा पुराना, यानी हमारा भूतकाल, हमारा अतीत, यानी कि एक तरह से अतीत को इतिहास भी कह सकते हैं, यानी हमारा इतिहास। तो इतिहास का जो पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसके आगे जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कैसे अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे, क्या कुछ हुआ था। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी, उसके बाद जो है जितनी भी स्टोरी रही सारी की सारी स्टोरी आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आने वाली है। लेकिन अगर इस चैप्टर में देखा जाए तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि इतिहास क्या होता है। इतिहास क्या होता है, अगर सिंपल सी बात देखी जाए ना तो इस चैप्टर के नाम में क्लियर हो गया कि इतिहास क्या होता है। इतिहास हमें बताता है कि कोई घटना कैसे हुई, दूसरी चीज़ कब हुई और तीसरी चीज़ कहाँ पर हुई। कुछ लोग इतिहास को बहुत बोरिंग मानते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इतिहास बहुत उबाऊ होता है। इतिहास का मतलब होता है कि बस तारीखें रटते जाओ, तारीखें रट लो, इतनी तारीख को ये हुआ था, 1857 में ये विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे करके किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये इतनी तारीख को हुआ था और बस इतिहास कंप्लीट हो गया। नहीं दोस्तों, इतिहास का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि इतिहास रट लेना। इसका मतलब होता है कि आप चीज़ों को समझें कि चीज़ें कैसे हुई थी, कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि मान लीजिए कि आप एक बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी बनाना चाहते हैं, तो आपको गाड़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप सीधा तो है नहीं कि जा करके इंजन उठाओगे और उसको बनाना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। अगर आप बिल्कुल नए सिरे के मैकेनिक हैं तो आपको पहले सीखना पड़ेगा कि गाड़ियां जो है वो कैसे बनती है, गाड़ी के पार्ट्स कैसे काम करते हैं, पहले गाड़ियों में क्या हुआ करता था, फिर उसमें क्या परिवर्तन हुए, और मुझे क्योंकि बहुत अच्छा मॉडल तैयार करना है तो मुझे इसमें क्या परिवर्तन करने चाहिए। तो देखिए कि आप भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको उसका इतिहास पढ़ना पड़ा कि नहीं पढ़ना पड़ा, बिल्कुल पढ़ना पड़ा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, तो सिंपल सी बात हमारे माइंड में आती है कि वहाँ पर कपड़ा उद्योग बड़ा विकसित है। तो आप बताइए कि क्या और कहीं कपड़ा उद्योग विकसित नहीं है। आज के टाइम में तो हर जगह कपड़ा उद्योग विकसित है, ठीक है, लेकिन उसी को अहमदाबाद को ही मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अहमदाबाद में आज़ादी के बाद, देखिए वापस से कहाँ पर जा रहे हैं, अतीत में जा रहे हैं कि आज़ादी जैसे ही हमें मिली वैसे ही अहमदाबाद में सबसे पहले कपड़ा उद्योग विकसित हुआ था, इसलिए उसको मैनचेस्टर कहा जाने लगा। अब आप कहेंगे मैनचेस्टर ही क्यों कहा जाने लगा, ठीक है, मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है। तो आपको ये भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो है पहले वहाँ पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि जगह हुआ करती थी या स्थान हुआ करती थी। एक तरह से ऐसे मान सकते हैं कि एक जगह होती थी जहाँ पर कपड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला करता था, जिसको मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए जो है सब जगह को जहाँ पर भी कपड़ा उद्योग विकसित होता है वहाँ पर क्या नाम दे दिया गया, उसको मैनचेस्टर बोल दिया गया। तो भारत का फिर मैनचेस्टर कौन सा हो गया, भारत का मैनचेस्टर हो गया अहमदाबाद। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ जाती है, लेकिन इसके लिए समझ में कैसे आई, हमें जाना पड़ा इतिहास के अंदर। यानी इतिहास में तारीखों को रटना नहीं होता, इतिहास के अंदर हम समझते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे हुई, कब हुई, कहाँ पर हुई, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हमें आगे बढ़ना है तो हमें पहले पीछे जा कर के चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम आगे जो है वो बढ़ पाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है। इसमें आपको क्या करना है, इस चैप्टर में आपको कुछ भी ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है, इस चैप्टर में आपको चीज़ों को समझना है,
पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लिख लेंगे। छोटे छोटे और बहुत ही कम क्वेश्चन, मात्र 9 क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखेंगे और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और इन 9 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आप मान करके चलिए। और बोर्ड की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या रहती है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये नहीं पता चलता कि इसमें से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा और फिर उस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से देंगे। ये इस चैप्टर की बहुत बड़ी जो है विडंबना, या हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ रहता है कि हम उसके आंसर जो है इस तरह से बना नहीं पाते हैं। तो वो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आराम से हम हर एक क्वेश्चन को लिखते हुए चलेंगे, फटाफट से पहले हम समझ लेते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो बनता है, लिखेंगे हम बाद में, पहले समझ लीजिए कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि इतिहास का मतलब क्या होता है। तो इतिहास के मतलब का सिंपल सी बात है कि इतिहास का मतलब तारीख रटना कभी भी नहीं होता। इतिहास का मतलब तारीख रटना कभी भी नहीं होता। इतिहास का संबंध इस बात से है कि कोई चीज़ कैसे हुई थी, कब हुई थी, कहाँ पर घटित हुई थी, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो पहले कैसी हुआ करती थी और समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, यही हम किस में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 डाल करके चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्या हो जाएगा कि इतिहास को परिभाषित कीजिए या इतिहास किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जो मैंने अभी बोला वही लिखेंगे कि इतिहास का मतलब तारीखों का अध्ययन कतई नहीं है। इतिहास का मतलब केवल तारीखों का अध्ययन कतई नहीं है। यानी केवल तारीख पर आप काम करते हैं तो इसका मतलब इतिहास नहीं है, ठीक है, बल्कि इसमें अलग अलग समय पर आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग समय पर आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इतिहास का संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें कैसी थी और उनमें समय के साथ क्या क्या बदलाव आए हैं। यानी कि अतीत में चीज़ें कैसी थी और उनमें समय के साथ साथ क्या क्या बदलाव आए हैं। अब देख लीजिए, इतना सिंपल सा है ये, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, आपको सब समझ में आया हुआ है। बस आपके जो समझ में आया वो आपको अच्छी सी प्यारी सी लैंग्वेज बना करके बस लिखना है। देखिए यहाँ पर इतिहास में एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि यहाँ पर हमें अपने वर्ड्स को, अपनी बातों को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हमें पता सब कुछ है, लेकिन अगर हम उसके बारे में बता नहीं सकते तो हमारी नॉलेज का कोई मतलब नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। वैसे तो नॉलेज होती है, लेकिन एग्जाम में अगर हम लिख ही ना पाए तो ऐसे में हमारे पढ़ने का क्या मतलब, ठीक है। तो ऐसे में आपको लिखना भी जो है सीखना होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, इतिहास किसे कहते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि चलिए ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इतिहास में हमें तारीखें तो पढ़नी होती है, ठीक है। हमने ये तो समझ लिया कि केवल तारीखें नहीं पढ़नी होती, ठीक है, कुछ तारीखें हमें पढ़नी होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इतिहास का मतलब समझ में आ गया कि केवल तारीख नहीं पढ़नी होती, तारीख के साथ साथ हमें क्या होता है, कब तो पढ़ना ही होता है, इसी के साथ हमें ये भी पढ़ना है कैसे हुई और कहाँ पर हुई, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारा होता है कि क्या हम सभी घटनाओं की तारीख बता सकते हैं। क्या हम कोई घटना घटित होती है तो क्या आप उसकी तारीख बता सकते हो क्या। जैसे सबसे बड़ी घटना आपके लिए क्या घटित हुई थी, आप इस दुनिया में आए थे, तो आप बता सकते हैं ना कि मेरा बर्थडे इस दिन आता है, तो चलिए ये तो आप तारीख बता सकते हैं। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आपके भाई बहन का बर्थडे कब आता है, आपके माता पिता की एनिवर्सरी कब आती है, ये तारीखें तो हम बता सकते हैं कि इस दिन इस साल को मेरा जन्म हुआ था, ये हमें पता होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए तारीखों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए तारीखों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ भारत के लोगों ने चाय पीना किस दिन स्टार्ट किया था, तो क्या आप बता पाएंगे।
आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि चाय पीना एक दिन से स्टार्ट नहीं कर दिया था, एकदम से किसी ने चाय पीना स्टार्ट नहीं कर दिया था। धीरे धीरे लोगों के जुबान पर जो है चाय का स्वाद आने लगा था और धीरे धीरे हमने चाय पीनी स्टार्ट की थी। तो ऐसे में ऐसे कार्य जो किसी लंबी अवधि के लिए होते हैं, किसी लंबी अवधि में ख़त्म होते हैं, किसी लंबी अवधि में पूर्ण होते हैं, उनकी तारीख बता पाना असंभव होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए कि भारत को अंग्रेज़ों ने कब गुलाम बनाया था, तो कोई फिक्स तारीख तो नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने आकर के पहले कुछ जो है जागीरें अपने पास कर ली थी, फिर एक दो जो है राज्य अपने अंडर में कर लिए थे, फिर कई रियासतें उनके अंडर में आ गई, फिर धीरे धीरे पूरा भारत उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। ऐसा ही तो हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि बताइए किस दिन भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया था, तो आप बता देंगे किस दिन किया था? नहीं, अलग अलग समय पर अलग अलग जो है विद्रोह हुए थे। तो ये आपको समझ में आ गया कि विद्रोह भी अलग अलग हुए थे। यानी ऐसे कार्य जो किसी अवधि में पूर्ण होते हैं उनके लिए हम तारीखें निर्धारित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन तो ये हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लिख ही लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन फटाफट से लिखिए। क्या इतिहास में सभी घटनाओं के लिए तारीख का निर्धारण किया जा सकता है? क्या सभी घटनाओं के लिए हम तारीख का निर्धारण कर सकते हैं? कि जब आप कह रहे हो कि हमें तारीख रटनी होती है, हमने तो वैसे क्लियर कर दिया कि तारीख नहीं रटनी होती, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि तारीख रटनी होती है तो आप बताइए कि क्या कोई भी घटना होती है उसकी तारीख आप बता सकते हो क्या? तो आप लिखेंगे नहीं हो पाता, ठीक है। अच्छे से इसको लिखेंगे। कैसे? क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्या इतिहास में सभी घटनाओं के लिए तारीख का निर्धारण किया जा सकता है क्या? तो आप लिखेंगे कि क्योंकि कुछ घटनाएं लंबे समय में पूर्ण होती है, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि आप बताइए कि आप मान लीजिए कि 8th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम आप देते हैं, तो आपसे पूछ ले कि बताओ कि साल में किस दिन आप जो है पढ़े थे, तो आप कहेंगे किस दिन का क्या मतलब है, मैं तो पूरे साल पढ़ा था, ठीक है। तो ये एक लंबी अवधि में पूर्ण होता है। आप ये नहीं बता सकते कि मैंने 8th क्लास में इस दिन पढ़ाई की थी और इस दिन जा कर के मैंने पेपर दिए थे, ठीक है। पेपर की तारीखें आप बता सकते हैं, लेकिन पढ़ने की तारीखें आप नहीं बता सकते ना, क्योंकि वो तो एक लंबी अवधि थी, कोई एक दिन थोड़ी ना था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि कुछ घटनाएं लंबे समय में पूर्ण होती है, इसलिए उनके लिए तारीख का निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्योंकि कुछ घटनाएं लंबे समय में पूर्ण होती हैं, इसलिए उनके तारीख का निर्धारण नहीं किया जा सकता। आपको ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा अभी, लेकिन धैर्य रखिए थोड़ा सा। 1-2 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये जो इतिहास का पोर्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये चैप्टर आप मान भी लें कि हाँ थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग से ऐसे लगता है कि हमें जो है कुछ भी जैसे कि नई नई कहानियाँ नहीं सीखने को मिल रही, क्योंकि इतिहास में नई नई कहानियाँ होती हैं। राजा ने ऐसे आक्रमण किया, इसको जीत लिया, इसको मार दिया, ऐसे ही तो कुछ होता है। तो सेकंड चैप्टर से जैसे ही सेकंड चैप्टर आएगा आपका इतिहास बहुत ही मज़ेदार हो जाने वाला है। अंग्रेज कैसे आए, अंग्रेजों ने पहले कहाँ बस्ती बनाई, किस राजा को अपने अंडर में किया, कैसे लगान वसूला, क्या कुछ किया, कैसे कोड़े मारे भारतीयों को, सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और आपको जो है सारी की सारी जानकारी होने वाली है। एक सच बताइएगा कि क्या आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन नहीं आता कि अंग्रेज जब आए थे तो क्या भारतीयों को पता ही नहीं चला कि अंग्रेज हमें गुलाम बना रहे हैं? क्या भारतीय हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे कि चलो जी अंग्रेज आ गए, कोई बात नहीं, गुलाम बना लेने दो? तो अगर आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन वीडियोस को अच्छे से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके सारे के सारे डाउट्स जो है ना वो यहीं पर सॉल्व हो जाने वाले हैं। आपको समझ में आएगा कि कैसे अंग्रेजों ने आकर के धोखाधड़ी से सब कुछ लिया। हम देख तो पा रहे थे लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे थे, करते भी तो क्या करते, उन्होंने ऐसा ही कुछ हमारे साथ धोखे किए थे, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं
एक बात बताइए कि इतिहास में हम किन किन तारीखों का अध्ययन करते हैं। पहले हम तारीख को ही निपटा देते हैं कि महत्वपूर्ण तारीखों का अध्ययन करते हैं इतिहास में, ये तो हमें पता है। तारीखों के साथ कुछ और चीज़ों का भी करते हैं, ये भी हमें पता चल गया कि केवल तारीख नहीं, तारीख के साथ बहुत कुछ करना है। लेकिन किन किन तारीखों को हम पढ़ेंगे, यानी अगर हम तारीख को पढ़ते हैं तो कौन सी तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। क्या हम कभी ऐसे पढ़ते हैं क्या कि चलो जी 1857 में चलो जनवरी महीना खोल लो, जनवरी की 1 तारीख को ये हुआ था, जनवरी की 2 तारीख 1857 को ये हुआ था, जनवरी की 3 तारीख को ये हुआ था, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, और पूरा 31 का महीना हम लिख देते हैं कि इस दिन ये हुआ था। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। हम केवल उन्हीं तारीखों को पढ़ते हैं जिस दिन महत्वपूर्ण कोई घटना हुई थी, जिस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना हुई थी। जैसे 1947 में हम पूरा 1947 का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक एक एक दिन का इतिहास पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ कि वो डेट आज हर एक भारतीय को याद है। 15 अगस्त 1947 में ऐसा क्या चीज़ हुई, आप सोचते नहीं क्या कि ऐसी क्या चीज़ हुई कि वो डेट तो सभी को याद है, ठीक है, और कोई डेट मान लीजिए कि 1947 में किसी का जन्म हुआ तो वो किसी को भी नहीं याद, ठीक है। यानी पूरे भारतीयों को 15 अगस्त 1947 का दिन याद है। क्यों याद है? क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण घटना हुई थी भाई, उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि किसी भी तारीख को इतिहास में महत्वपूर्ण कैसे माना जाता है, कब माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इतिहास में किसी भी तारीख को महत्वपूर्ण कैसे और क्यों माना जाता है। सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से हम करने वाले हैं, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इतिहास में कौन कौन सी तारीख को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं बनाया हुआ है कि क्वेश्चन मैं पहले से ही बना करके लाऊं, तो ऐसे में मेरी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, कौन कौन सी तारीखों को इतिहास में महत्वपूर्ण माना गया है। कौन कौन सी तारीखों को इतिहास में महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है कि पहले से ही कोई तारीख महत्वपूर्ण नहीं होती है। पहले से कोई तारीख महत्वपूर्ण नहीं होती। किसी दिन कोई घटना घट जाती है तभी वो तारीख महत्वपूर्ण होती है। पहले किसी को पता था क्या कि 15 अगस्त हमारे लिए इतनी जो है यादगार रहने वाली है? नहीं पता था। उस दिन आज़ाद हो गए तब पता चला कि ये तो सबको याद रखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर फटाफट से लिखिए। तारीखें पहले से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तारीखें पहले से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, बल्कि जिन तारीखों में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, जिन तारीखों में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती है वह तारीख महत्वपूर्ण बन जाती है। कि जिस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई उस दिन वो तारीख महत्वपूर्ण हमारे लिए बन जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है तारीख से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे, ये जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए। इतिहास क्या है पढ़ लिया हमने। तारीख जो है क्या सभी के लिए निर्धारित की जा सकती है क्या, ये पढ़ लिया हमने। तीसरी कौन कौन सी तारीख महत्वपूर्ण होगी, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन तारीख के अलावा हमें और भी तो बहुत कुछ पढ़ना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले समझ लीजिए कि पहले क्या होता था, अभी होता है। हालांकि पढ़ते तो इतिहास अभी है ना। तो एक्चुअल में क्या है कि जब हम इतिहास पढ़ने जाते हैं, जब भी हम इतिहास पढ़ने जाते हैं तो हम इतिहास को कई खंडों में पढ़ते हैं। इतिहास को कई भागों में बांट दिया गया है और फिर उस इतिहास को पढ़ते हैं। कैसे? अब सोच करके देखिए कि आपने 3 टाइप के इतिहास बेसिक तरीके से पढ़े हैं। पहले तो विश्व का इतिहास, दूसरा भारत का इतिहास और तीसरा राजस्थान का इतिहास। ये घटनाएं कई घटनाएं एक साथ हुई थी हमें पता है, लेकिन फिर भी हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। विश्व का विश्व के सापेक्ष पढ़ते हैं जिनमें कई सारे देश हम ले आते हैं।
भारत का जब पढ़ते हैं तो पूरे भारत का हम सम्मिलित कर लेते हैं, जब राजस्थान का पढ़ते हैं तो हम पूरे राजस्थान को सम्मिलित करते हैं, राजस्थान के अलावा पूरे भारत का हम नहीं पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा एक और भी तरीका होता है हमारा पढ़ने का, हम इतिहास को कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम चले जाते हैं वेदों की तरफ, सिंधु घाटी सभ्यता और बहुत पुराने लोग। उसके बाद सेकंड आता है हमारा यानी कि आदिवासियों का जमाना, वो जो होता था ना उसी को हम पढ़ते हैं। आदिवासी नहीं कहा जा सकता, वो भी काफ़ी विकसित थे। मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, वो बहुत विकसित हुए थे, ठीक है। लेकिन हमने उनके बारे में जो है किस में पढ़ा, प्राचीन इतिहास में पढ़ा, क्योंकि वो बहुत पुराना जो है ज़माना हुआ करता था। उसमें आदिवासी का मतलब ये है कि उस समय लोग शिकार करके भोजन जो है खाया करते थे, ठीक है। कृषि भी हुआ करती थी, थोड़ा तो बहुत कृषि जो है पशुपालन भी हुआ करता था, लेकिन आज की तरह फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं हुआ करती थी। उसके बाद दूसरा हम करते हैं मध्यकालीन इतिहास, जब राजा महाराजा हुए, ठीक है। तीसरा हम पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में कौन आए, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं से शासन ले लिया, फिर अंग्रेज राज करने लगे। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के हम क्या करते हैं, इतिहास को कई कालखंडों में बांट करके पढ़ते हैं। इसका कारण क्या है कि ऐसा करने से हमारा इतिहास आसान हो जाता है, ऐसा करने से इतिहास पढ़ना आसान हो जाता है। अब देखिए, उसी दिन तो भारत में यूपी में कोई घटना हो रही है, उसी दिन जो है दक्षिण भारत में कोई घटना हो रही है, और उसी दिन राजस्थान में कोई शाखा हो गया मान लो। तो ऐसे में 3-4 घटनाएं जब हो रही हैं तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राजस्थान की घटना को अलग पढ़ते हैं, भारत की घटनाओं को अलग पढ़ते हैं। इसमें पूरे भारत का पढ़ते हैं, इसमें पूरे राजस्थान का पढ़ते हैं। तो इसमें इतिहास पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि इतिहास को अध्यायों या टुकड़ों में बांट करके क्यों लिखा जाता है। इतिहास लिखा भी टुकड़ों में बांट करके जाता है। जब आप 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो आप केवल 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, उसमें अगर किसी की कैसे अंग्रेजों ने विरोध किया उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसमें और कुछ नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। और इसी तरीके से मान लीजिए कि आप जो है मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो मुगल साम्राज्य के टाइम में राजस्थान में कोई राजपूत था या कोई चौहान वंश का था या जो भी था, हमें नहीं पता उस समय क्या था, जो भी था उनके बारे में हम नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है, मेन चैप्टर, मेन अध्याय कौन सा है, मुगल काल है। अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके जितने भी वंशज हुए उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अध्यायों में अगर बांट करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए इतिहास पढ़ना आसान हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम जो है इतिहास को अध्यायों में बांटते हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्या बोला था मैंने कि इतिहास को अध्यायों या टुकड़ों में बांट करके क्यों लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इतिहास को टुकड़ों या अध्यायों में, इतिहास को टुकड़ों या अध्यायों में बांट करके इसलिए लिखा जाता है। इतिहास को अध्यायों या टुकड़ों में बांट करके इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इससे इतिहास समझना आसान हो जाता है। इतिहास का मतलब हिस्ट्री, हमारे पुराने टाइम में क्या हुआ ये पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक इतिहासकार थे, इतिहासकार तो नहीं कह सकते, हालांकि एक अर्थशास्त्री भी थे, एक व्यक्ति थे, ये कह सकते हैं जेम्स मिल। एक व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है जेम्स मिल पर रहेगा। जेम्स मिल, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर। एक व्यक्ति थे जेम्स मिल, और जेम्स मिल स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इनके बारे में। पहले आप समझ लीजिए कि जेम्स मिल जो है वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। देखिए, इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया।
वो कौन कौन से भाग थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन भी आता है कि बताइए जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन भागों में बांटा, क्योंकि पता था कि इतिहास को भागों में बांट करके पढ़ना आसान होता है, तो सभी भागों में बांटेंगे। तो ऐसे में पूछा जाता है कि जेम्स मिल ने कौन कौन से भागों में बांटा, और एक अजीब ही तरीके का क्लासिफिकेशन किया था जेम्स मिल ने। हम सोच भी नहीं सकते इतना अजीब तरीके का जो है इन्होंने विभाजित किया था भारतीय इतिहास को। अब समझते हैं कि किस तरीके का किया था। पहला तो ये कहते हैं कि जो सबसे पहले इतिहास था ना वो हिंदू लोगों का था। सबसे पहले भारत में हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। कौन कहते हैं? जेम्स मिल कहते हैं। जेम्स मिल कहते हैं कि सबसे पहले भारत में हिंदू राजाओं का इतिहास था, और फिर क्या हुआ कि अरबों का आक्रमण हो गया, यानी मुसलमानों का आक्रमण हो गया। मुसलमानों का आक्रमण होता है तो भारत में कौन आते हैं? महमूद गजनबी आता है, मोहम्मद गौरी आते हैं, और उसके बाद जो है गुलाम वंश आते हैं, खिलजी वंश आते हैं, सैयद वंश आते हैं, तुगलक वंश आते हैं। इनके बारे में पढ़ना नहीं है, सिर्फ हम समझ रहे हैं, ठीक है? पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझ रहे हैं कि कौन कौन से मुसलमान आ गए। महमूद गजनबी का नाम आपने सुना होगा, महमूद गौरी का नाम सुना होगा, तुगलक वंश के नाम सुना होगा, खिलजी वंश का नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, इनके नाम आपने सुने होंगे, ठीक है? और उसके बाद जो पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य आ गया, पता है ना आपको, बाबर आ गया, हुमायूं आ गया, अकबर आ गया, और वहाँ से लेकर के बहादुर शाह जफर तक कितने ही मुगल शासक आ गए, आए या नहीं? तो इसका मतलब है कि पहले तो हिंदू हुआ करते थे, और हिंदू के बाद फिर कौन आ गए? मुसलमान आ गए। तो भारत पर किसका शासन हो गया? मुसलमानों का। तो ये क्या कहते हैं कि महमूद गजनबी के आने से पहले का इतिहास तो इन्होंने हिंदू में लिख दिया, उसके बाद मुसलमानों का जब चला तब मुसलमानों में लिख दिया, और तीसरा जो हिस्सा इन्होंने बांटा वो था 3 हिस्सों में बांट करके इन्होंने जो है इसकी किताब लिखी थी। एक जिसमें इन्होंने एक तो हिंदू लिख दिया, दूसरा मुसलमान लिख दिया, और मुसलमानों के बाद आपको पता है कि जब मुगल आ रहे थे तभी कौन आ गए थे? अंग्रेज आ गए थे। तो तीसरा इन्होंने जो हिस्सा था वो कौन सा कह दिया? ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन को क्या कहते थे? इंग्लैंड, और इंग्लैंड का शासन यानी ब्रिटिश शासन। तो इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। अब क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन ये भी आता है, हालांकि क्वेश्चन ये आता है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन भागों में बांटा। ये तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके साथ ये भी पूछा जाता है कि ये विभाजन किस तरह से गलत था, ये विभाजन गलत माना गया है, तो बताइए कि किस तरह से ये विभाजन फिर गलत था। तो सिंपल सी बात है कि ये ब्रिटिश शासन और मुसलमानों वाला तो हम मान सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि जब भारत में मुसलमान थे तो क्या पूरे भारत में मुसलमान थे? एक भी हिंदू राजा नहीं था। तो ऐसा करना गलत है दोस्तों, क्योंकि कई जगहों पर जो है हिंदू राजा भी थे, कई जगहों पर मुस्लिम राजा भी थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि दिल्ली में मुसलमान थे, लेकिन इसी के साथ साथ कई हिंदू राजा भी तो थे। इसका मतलब कई सारे धर्म एक साथ चल रहे थे। तो ऐसे में धर्म के आधार पर किसी इतिहास को बांट देना ये तो गलत बात हो गई ना, ठीक है ना? कि भारत को हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश शासन में बांट दिया और धर्म के आधार पर बांट दिया। पहले हिंदू धर्म को दे दिया, फिर मुसलमान धर्म को दे दिया। क्या जब ये मुसलमान शासन कर रहे थे तो क्या कोई हिंदू नहीं था? तो क्या और कोई धर्म का राजा नहीं बैठा था? ये तो करना गलत होगा। और दूसरा, आप इनके पीछे की सोच समझिए। अंग्रेज तो पहले से ही क्या करते थे? फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे। तो इन्होंने हिंदू और मुसलमानों में एक तरह से फूट डाली कि नहीं? तो ये जो विभाजन था वो कहीं ना कहीं भेदभाव को जन्म देता था। हिंदू और मुसलमानों ने भेदभाव, हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेदभाव को जन्म देगा। वो कैसे? इनके बीच में जो है लड़ाई करवाएगा कि नहीं करवाएगा? वो कैसे? हिंदू कहेंगे कि मुसलमानों ने आक्रमण किया और भारत देश को गुलाम बना दिया। मुसलमान कहेंगे कि हमने तो तुम्हारे से जीता था, हम तो श्रेष्ठ हैं, हमने तो तुम्हारे से भारत देश को जीता था। मुसलमान अपने आप को श्रेष्ठ बताएंगे। और हिंदू क्या कहेंगे कि मुसलमानों ने हमसे तो जीत लिया लेकिन अंग्रेजों से हार गए। ये चीज़ है। और ये हिंदू मानेंगे भी नहीं कि मुसलमानों ने हमसे जीता। तो ऐसे करके इनमें क्या हो रहा था कि ये जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान में धर्म के आधार पर फूट डाल रही थी। और यही तो अंग्रेजों का काम था। और जेम्स मिल क्या थे? अंग्रेज ही तो मान सकते हैं, स्कॉटलैंड से आए थे।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेम्स मिल ने किस तरह से विभाजन किया और वो विभाजन किस तरीके से गलत माना जाता है, क्यों गलत माना जाता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। तो आप फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश शासन, उसमें क्या क्या समस्याएं थी, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही थी, ये बताइए। तो बहुत सारी समस्याएं थी, ठीक है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे, इस क्वेश्चन का फटाफट से हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर हमारा 5 है। क्या क्वेश्चन है हमारा कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह से कालखंडों में बांटा है वह, या फिर इस विभाजन में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लिखते हैं कि स्कॉटलैंड निवासी अर्थशास्त्री व राजनीतिक दार्शनिक। अब आप कहेंगे ये क्या है, अर्थशास्त्री व राजनीतिक दार्शनिक, मतलब इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो एक इस तरह का दर्शन रखते थे, यानी जो बहुत नज़दीक से इन चीज़ों को देखते हैं, बहुत नज़दीक से इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उन्हें दार्शनिक बोला जाता है। तो इन्होंने बहुत नज़दीक से अध्ययन किया होगा, तभी तो इस तरह के नतीजों पर ये पहुंचते हैं, ठीक है ना। कहीं आपने और हमने तो मिल करके ये नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं समझते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो दार्शनिक क्या होते हैं आपको ये भी समझ में आ गया। तो आपको लिखना है कि स्कॉटलैंड निवासी अर्थशास्त्री व राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 1817 में विभाजन कब किया था? देखिए तारीख आ गई, एक तारीख हमें याद करनी पड़ेगी। जेम्स मिल ने 1817 में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में आवंटित किया है। 3 कालखंडों में आवंटित किया है। कालखंड का मतलब है अलग अलग समय पर। पहला काल का खंड यानी पहला समय का हिस्सा किसको दे दिया गया? हिंदुओं को। फिर जो बीच का समय का हिस्सा था वो किसको दे दिया गया? मुसलमानों को। और फिर जो नेक्स्ट हिस्सा था वो किसको दे दिया गया? ब्रिटिश शासन को। तो आप फटाफट से लिख लीजिए, पहला नंबर हिंदू, दूसरा नंबर मुसलमान और तीसरा नंबर हो गया ब्रिटिश शासन। यानी कि कालखंडों को 3 हिस्सों में बांट दिया। जैसे आप टेंस को डिवाइड करते हो ना, क्या करते हो आप? टेंस को कैसे डिवाइड करते हो? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी पहला जो काल था उसको पास्ट कह दिया, बीच वाले को प्रेजेंट कह दिया और जो आगे आने वाला उसको फ्यूचर कह रहे हो। लेकिन इन्होंने हमारे पास्ट को ही 3 हिस्सों में बांटा है, हमारे इतिहास को ही 3 हिस्सों में बांटा है, कालखंडों को 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले वाले को हिंदू, उसके बीच वाले को मुसलमान और सबसे लास्ट वाले को ब्रिटिश शासन। अब उसके बाद आप लिखेंगे किंतु इनके कालखंडों के इस विभाजन में कई समस्याएं आ रही थी। किंतु इनके कालखंडों के इस विभाजन में कई समस्याएं आ रही थी, ठीक है। चलिए फिर पहली समस्या देखते हैं। पहली समस्या तो ये थी कि इतिहास के किसी भी दौर को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी धर्म एक साथ चलते हैं। दोबारा से लिखवा दूं मैं कि इतिहास के किसी भी कालखंड को धर्म के आधार पर विभाजित करना गलत है। धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी धर्म एक साथ चलते हैं। बताइए जरा कि जब मुसलमानों का इतिहास था तो क्या भारत में एक भी हिंदू नहीं था? और जब हिंदुओं का काल था तब भारत में एक भी मुसलमान नहीं था। तो क्या जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तब हिंदू या मुसलमान कोई भी राजा नहीं था? ये करना गलत है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और दूसरा आप क्या कहेंगे? दूसरा लिखेंगे कि इतिहास के इस विभाजन का आधार फूट डालना था, या फिर ये कहेंगे कि इतिहास के इस विभाजन का उद्देश्य फूट डालना था,
ठीक है, इतिहास के इस विभाजन का उद्देश्य क्या था? फूट डालना था। कि फूट डाल रहे थे वो हिंदू मुसलमानों के बीच में फूट ही डोरा रहे थे, लड़ाई तो करवा रहे थे। और तीसरा आप लिखेंगे कि जेम्स मिल ने सिर्फ ये नहीं लिखा, जेम्स मिल ने सिर्फ ये तो किया ही किया, उसके बाद जेम्स मिल ने एक और चीज़ कही। जेम्स मिल कहते हैं कि जो ब्रिटिश शासन आया ना, तभी भारत में प्रगति आई थी, तभी भारत में प्रगति आई थी। इससे पहले यानी जब हिंदू और मुसलमानों का शासन चल रहा था ना, तब तो भारत में केवल और केवल क्या थे? अंधविश्वास व कुरीतियां थी। भारत में कोई भी विकास के नाम पर कुछ नहीं था, सभी अंधविश्वास करते थे, सभी कुरीतियां करते थे, बाल विवाह कर दिया करते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाया करते थे, और ऐसी चीज़ें पहले हुआ करती थी। और प्रगति तो कब हुई? जब ब्रिटिश शासन आया तभी हुई। तो इस वजह से ये जो विभाजन है उसको नहीं जो है गलत मान लिया गया। हाँ, भारत में उस समय में अंधविश्वास और कुरीतियाँ व्याप्त थी, लेकिन भारत में भी उस समय कुछ विद्वान लोग हुआ करते थे। भारत, आपको पता है कि जब पुराना समय, जब वैदिक काल था, तो भारत को सभी पूरे विश्व का गुरु माना जाता था। तो ऐसे आप कैसे कह सकते हो? हाँ, कुछ समय के लिए भारत में कुरीतियाँ व्याप्त थी, लेकिन जब पुराना समय था, ऐसे नहीं कह सकते कि पूरे भारत में जो है कुरीतियाँ थी। नहीं, कुछ हिस्सों में कुरीतियाँ भी व्याप्त थी, हम मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पूरे भारत में अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं था। जब वैदिक काल चल रहा था, तब हमारा भारत पूरे विश्व का गुरु माना जाता था। पूरे विश्व के लोग भारत के गुरुकुलों में पढ़ने आते थे। तो तब क्या ये अंधविश्वास और कुरीतियाँ थे? नहीं थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो आपको क्या लिखना है नेक्स्ट? आप लिखेंगे कि मिल ने या फिर जेम्स मिल ने अंग्रेजी शासन को प्रगति और सभ्यता का प्रतीक माना है। प्रगति प्लस सभ्यता, कि वो सभ्य लोग होते थे, कोट पैंट टाई पहन करके रखते थे, बढ़िया पॉलिश वाले जूते पहन करके रखते थे, हैट रखते थे, छाता रखा करते थे, गाड़ियों में घुमा करते थे, उन्हें सभ्य लोग बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि मिल ने अंग्रेजी शासन को प्रगति तथा सभ्यता के प्रतीक माना था, तथा मिल के अनुसार अंग्रेजों के शासन से पूर्व भारत में केवल अंधविश्वास, कुरीतियाँ, ऊंच नीच व भेदभाव व्याप्त था। अंधविश्वास, कुरीतियाँ, ऊंच नीच व भेदभाव व्याप्त था। हाँ, हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम पढ़ेंगे कि हाँ, आज़ादी से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कुछ एक अंधविश्वास व्याप्त थे, कुछ एक कुरीतियाँ व्याप्त थी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा था कि जो है समाज थोड़ा सा अपने पथ से भटक रहा है। उस समय को कहा था कि हमारा समाज थोड़ा सा भटक गया है, उससे पहले भारत बहुत अच्छा हुआ करता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हम धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, उसके आप टेंशन मत लीजिए कि कब अंधविश्वास था, कब कुरीतियाँ थी, क्या कुछ हो रहा है। ये इस चैप्टर में तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है? इतिहास को समझना है। ठीक है, केवल और केवल इतिहास का मतलब क्या ये समझना है। इतिहास हमारा सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेकंड चैप्टर से आपको जो है इतिहास की सारी स्टोरी क्लियर होना स्टार्ट होगी कि कैसे अंग्रेज आए, कैसे क्या कुछ हुआ था। ये चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, होपफुली जो है आपको ये जो भी 5 क्वेश्चन हमने किए वो समझ में आ गए होंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो ऐसे में इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट होगा, क्योंकि इतिहास के जो चैप्टर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, उनमें हमें चीज़ों को समझना पड़ता है, चीज़ों को लिखना पड़ता है, इस वजह से ये जो है वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाती हैं। ये आपको टेंशन नहीं लेनी है। चैप्टर को हम 2 ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 1 या 2 वीडियो में। तो बाकी का जो नेक्स्ट इसका पार्ट है बहुत ही छोटा सा और बहुत ही मज़ेदार पार्ट रहे। अब तो जो भी पढ़ना था वो पढ़ लिया, बहुत ही मज़ेदार पार्ट जो है सेकंड पार्ट इस वीडियो का रहेगा, उसमें आपको और भी मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो अगर आपको इतिहास की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये जो है कैसी लगी है,
क्या ये वीडियो आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं, ये वीडियो सीरीज़ आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं। आपका जो कमेंट होता है ना दोस्तों, यही हमारे अंदर मोटिवेशन भरता है। जब आपका कमेंट मिलता है तभी तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमें इस तरीके से इस मैटर में और भी काम करना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि इस वीडियो के लिए भी आपने काफ़ी सारे कमेंट्स डाले थे कि 8th क्लास की इतिहास जो है वो स्टार्ट की जाए, और देख लीजिए 8th क्लास की इतिहास अब स्टार्ट हो गई है। तो कमेंट करना हमारे लिए मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन हमारे तक पहुंचाना, ये आपका काम रहेगा। जितना आप हमें मोटिवेट करेंगे, हम आपकी सेवा में उतना ही ज़्यादा कार्य करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।